और इस सम्मेलन में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है केवल ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना ना करना शासक वर्ग की ओबीसी तथा समस्त बहुजनों के साथ षड्यंत्र एवं विश्वासघात की नींव है। एक विचार मंथन। दूसरा विषय है भाजपा कांग्रेस की आपसी समझदारी से चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का फायदा उठाकर द्विदलीय सांसदीय लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, यह बहुजनों का वास्तविक सत्ता से वंचित कर गुलाम बनाने का शासक जाति का षड्यंत्र है। एक गंभीर चर्चा। ये दूसरा विषय। तीसरा विषय है चलो गांव की ओर के अभियान का 100% अमल करना, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है। विचार मंथन। चौथा विषय है समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता है, बल्कि संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं अनुशासन का निर्वाहक होता है। 5 नंबर, बूथ लेवल तक सहयोगी संगठनों का नेटवर्क तैयार करना तथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पूर्व शर्त है। एक चर्चा। ऐसे 5 विषय यहाँ आप लोगों ने चर्चा करने के लिए रखे हुए हैं। सभी विषयों पर संक्षिप्त में बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना ना करना। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि हमारे माध्यम से हम लोगों ने ईवीएम मशीन के मुद्दों के लिए और ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए भारत बंद का कार्यक्रम बनाया हुआ है और ये देश भर में अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये सारे देश भर में हुआ। तो वो बात हम लोगों को ठीक से जानना होगा। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा हम लोगों ने 2000 में जब राजस्थान के जयपुर में बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था तब हमने ये विषय रखा था और तब से लेकर अब आप अंदाजा लगाओ तो लगातार हम लोगों ने इस विषय पर सारे देश भर में जागरण करने का और ओबीसी को जागृत करने का अभियान चलाया हुआ है। 25 साल हो रहे। तो अब इसकी वजह से सारे देश भर में जब जागरण हो रहा है तो इसका बहुत भारी दबाव आरएसएस और भाजपा के ऊपर पड़ा। आप बोलेंगे इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है एक ओबीसी के व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों के द्वारा देश का प्रधानमंत्री बनाना। आरएसएस के ब्राह्मण लोगों ने आरएसएस का संगठन बनाया,
उस संगठन में कभी ओबीसी को शामिल नहीं करते, उसमें केवल ब्राह्मणों को शामिल करते। और ब्राह्मणों ने 100 साल तक अपनी जिंदगी लगाकर, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगाकर इतना त्याग और बलिदान करके एक ब्राह्मण को आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे। कभी आप लोगों ने सोचा? आप लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा नहीं हुआ होगा। ये सवाल तो हमारे दिमाग में पैदा होता है। ये समझदारी की बातें हैं, ये साधारण बातें नहीं है। जिन लोगों ने 100 साल लगाया, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और जिंदगी लगाया, इसके बावजूद भी एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे। एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। वो हमारी वजह से। ब्राह्मणों ने क्या सोचा? हमारे निगरानी और नियंत्रण में रहकर काम करने वाला ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। हमारी गुलामी में रहने वाला ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है। ऐसा ओबीसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए जो स्वतंत्र हो, जो आजाद हो, जो वामन मेश्राम के साथ मिलकर काम करने वाला हो। आजाद हो, हमारे साथ मिलकर काम करने वाले का मतलब है आजाद हो। और ऐसा आदमी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो ब्राह्मणशाही का अंत हो जाएगा। ब्राह्मणशाही का अंत हो जाएगा। मोदी 14 साल से प्रधानमंत्री है, सत्ता में है। 14 साल नहीं, 11 साल से है। मगर ब्राह्मणों के वर्चस्व में कोई फर्क पड़ा? बल्कि ब्राह्मणों को लगता है कि ओबीसी की मदद लेकर ब्राह्मणशाही मजबूत कर सकते हैं। ऐसा ब्राह्मणों को लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ब्राह्मणों के गुलामी में रहने वाला ओबीसी उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाकर 11 साल हो गया, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला मोदी नहीं कर सके। ये इस बात का सबूत है कि वो आरएसएस के ब्राह्मणों का गुलाम प्रधानमंत्री है। सबूत के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं सबूत के साथ नहीं बोलता तो मोदी के लोग मुझे एफआईआर करते और जेल में डाल देते। उनको मालूम है कि वामन मेश्राम को जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो सबूत के साथ बोल रहा है। मैं बगैर सबूत के बोल नहीं रहा हूं। प्रधानमंत्री हो, इसका क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री भी संविधान से बंधा होता है। प्रधानमंत्री का अर्थ ये नहीं होता है कि वो ब्रह्मा हो। प्रधानमंत्री का अर्थ ये नहीं होता कि वो ब्रह्मा हो। प्रधानमंत्री भी भारत के संविधान को बंधा हुआ है। कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही प्रधानमंत्री है। और जब वो प्रधानमंत्री बनता है, कब बनता है? शपथ लेने के बाद बनता है। और शपथ में क्या कहना पड़ता है? संविधान का पालन करूंगा।
है अपने, पता नहीं आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो। जब कोई व्यक्ति मंत्री शपथ लेता है तो उसको शपथ लेना पड़ता है कि संविधान के दायरे में रहकर कार्य करूंगा। तो संविधान के बाहर जाकर आरएसएस ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। वो आरएसएस का ब्राह्मणों का काम संविधान के दायरे के बाहर जाकर कर नहीं सकता, और अगर किया तो मेरा मुकाबला करना पड़ता है। वामन मेश्राम का मैदान में मुकाबला करना पड़ता है। मैं मैदान में उनका 3-13 बजा सकता हूं। मेरे पास 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन है। ये एकमात्र संगठन है जो 769 जिले हैं भारत में, 36 राज्य है, उसमें 32 राज्यों के 625 जिलों में संगठन है। भारत में फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले का इतने जिलों में कोई दूसरा संगठन नहीं है, एकमात्र है। और ये एकमात्र है, और किसी के डरे बगैर हम लोग हमारा काम करते हैं। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में था, तो हमने निर्णय किया था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए नागपुर जाएंगे। ऐसा किसी की औकात है भारत में? हमारे अलावा किसी संगठन की औकात है? ऐसा इधर सोच भी नहीं सकते। हमने नागपुर में जाकर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा। और क्यों घेरा था? हरियाणा में आरएसएस भाजपा की सरकार थी, उन्होंने हमें वहां कार्यक्रम करने नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने वहां हमें कार्यक्रम करने नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा, अब तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा पैदा होगा। तो हमने नागपुर में उनका जो हेडक्वार्टर है वही घेर लिया, और घेरने के बाद फिर हरियाणा में गया। तो हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, हमें दोबारा कार्यक्रम करने के लिए कहा कर लो। पिछवाड़े पे साले लात मारा उधर नागपुर में, तो बटन वहां दब दी। तो हरियाणा के आरएसएस की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सोचा जब साले नागपुर को घेर सकते हैं तो फिर तो हरियाणा की कोई औकात नहीं है। जब हमने घेर लिया तो नागपुर में आरएसएस में चर्चा शुरू हुई कि वामन मेश्राम का मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का रखना खतरनाक होगा। नागपुर से आरएसएस का हेडक्वार्टर अयोध्या में ले जाना पड़ेगा, ऐसी चर्चा शुरू हुई। तो मैंने बयान दिया वीडियो बनाकर। क्या बयान दिया? जिस तरह से नागपुर भारत में ही है, वैसे अयोध्या भी भारत में ही है, याद रखो। तब उनको समझ में आया नहीं, अयोध्या तो भारत में ही है, और अयोध्या में वामन मेश्राम का संगठन है। तो अयोध्या तुम्हारे बाप का है। अरे राम पैदा ही नहीं हुआ, और रामायण के काल्पनिक में है। हमारे गधे लोगों को पता नहीं है, राम कभी पैदा नहीं हुआ, वो रामायण लिख करके रामायण में है।
और सारे देश के ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, मेरे साथ टीवी पर बहस करने के लिए आ जाओ, मैं ब्राह्मणों के मुंह पर साबित कर दूंगा कि तुम्हारा राम काल्पनिक है। SC ST OBC के लोगों से मुझे बहस नहीं करना है, गधे लोग है, तो गधे लोगों से क्या बहस करना। वो तो खामखा ब्राह्मण जो बोलते हैं उसको मानते रहते बगैर किसी छानबीन के। साथ छानबीन भी नहीं करते, ब्राह्मणों ने कह दिया मान लिया, बहनों ने कह दिया मान लिया। ये मानने वाले लोग है, जानने वाले लोग नहीं है। SC ST OBC के जो लोग है ये मानने वाले लोग है, जानने वाले लोग नहीं है। जानने वाले होना चाहिए। हम लोग सारे देश भर में लोगों को जानने वाले बनाने में लगे हुए हैं। आपको जो सबूत चाहिए हमसे ले लेना, हमसे ले लेना, सबूत चाहिए हमसे ले लेना। हमारे पास है लिटरेचर है, इतिहास के सबूत है, और उसके आधार पर सारे देश भर में बात कर रहे हैं। काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। काल्पनिक बातें तो ब्राह्मणों को करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। क्यों नहीं है? अरे वो यहाँ के है ही नहीं, चले ब्राह्मण यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, तो उनका यहाँ क्या सबूत होगा? उनका कुछ सबूत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? उनका कोई सबूत नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग ये लड़ाई उन लोगों से लड़ रहे हैं, और इस देश में अंग्रेज नाम का विदेशी आया था, उसको जाना पड़ा। विदेशियों को भारत में राज करने का अधिकार नहीं है। तो विदेशी चाहे अंग्रेज हो, विदेशी चाहे ब्राह्मण हो, उनको राज करने का अधिकार नहीं है। अब देखो क्या किया इन लोगों ने। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए क्या किया? रूलिंग पार्टी बीजेपी है ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, और ब्राह्मणों की। यानी एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, पहले आती है। यानी एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है, पहला ब्राह्मण आता है। यानी ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण ही आता है। कहा है लोकतंत्र? लोकतंत्र का है। हाँ, मानते कि ब्राह्मण की जगह बहुजन आ जाता, फिर बहुजन की जगह ब्राह्मण आ जाता, ब्राह्मण की जगह बहुजन आता है, बहुजन की जगह ब्राह्मण। हाँ, लोकतंत्र आता। फिर क्या होता? हाँ, फिर लोकतंत्र होता। मगर उन्होंने ये सारा खेल जो है, ये ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, दूसरा ब्राह्मण जाएगा, पहला ब्राह्मण आएगा। तो कैसे आ रहा है? वोट से आ रहा है, ईवीएम से आ रहा है। SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनके वोट कितने हैं? 100 में 85। तो हमारे ही लोग उनको अपने सर पर बिठा रहे। कैसे बिठा रहे? मैं नहीं मानता कि हमारे ही लोग उनको बिठा रहे। हाँ, एक तरीका उन्होंने खोज निकाला है, बिठाने का तरीका खोज निकाला है। वो तरीका ये है कि ईवीएम में घोटाला करके ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जो दरिद्रता SC ST OBC माइनॉरिटी में फैली हुई है, उनके वोटों को खरीद कर फिर अपनी सरकार ला सकते हैं। या तो ईवीएम में घोटाला करके ला सकते हैं, या हमारे दरिद्री लोगों के वोटों को खरीद कर ला सकते हैं। और खरीदने के लिए काले धन का इस्तेमाल करते हैं। काला धन समझते हो?
अरे हमारे लोगों को सफेद धन पता नहीं है, काला धन कहां से पता होगा। काला धन का मतलब है ऐसा धन जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता। यानी इसको समझो ठीक से, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। काला धन का मतलब क्या है? ऐसा धन जिसके ऊपर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता, इसका मतलब छुपा के रखा हुआ है। अगर खुला है तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर छुपा के रखा है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो टैक्स नहीं दिया हुआ धन है वो काला धन। तो वो जो काला धन है, काले धन का मतलब हमारे लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि काले रंग का नोट होता है। हमारे जो बुड़बक लोग हैं, बुड़बक समझते हो, आप ही के इलाके का शब्द बुड़बक। तो बुड़बक लोग ऐसा मानते हैं कि नोट काला होगा। नोट काला नहीं होता है, धन काला होता है। और वो धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, वो जो धन होता है उसको काला धन मानते हैं। छुपाया हुआ धन को काला धन मानते हैं। वो छुपाया हुआ जो धन है, काला धन है, वो दरिद्री एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोटों को खरीदकर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस सरकार में आती है, या तो ईवीएम में घोटाला करके सरकार में आती है। दो रास्ते हैं। पहले उनके सामने केवल काले धन से वोट खरीद कर सरकार बनाने का एकमात्र रास्ता था। अब काला धन इतना ज्यादा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक चुनाव में 1000 रुपए में वोट खरीदा, तो अगले चुनाव में वो लोग 1000 में नहीं बेचते, बोलते थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो काला धन लगातार बढ़ाते रहना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। वो दूसरा रास्ता है ईवीएम। ईवीएम में वोटों की चोरी करने का तरीका उन्होंने ढूंढकर निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया और वो ग्राम पंचायत का था। बीजेपी ने चुनाव जीता, हारने वाला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हमारे सामने गिनती करो। तो सामने गिनती हुई, जो हारा हुआ था वो जीत गया, जो बीजेपी का जीता हुआ था वो हार गया। इसका मतलब है बीजेपी वाले काले धन का उपयोग कर रहे थे। पहले कांग्रेस वाले करते थे, अभी बीजेपी वाले करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस वाले संत हो गए हैं, साधु हो गए। नहीं, कांग्रेस वाले संत नहीं हुए, साधु नहीं हुए। अब वो संत होने के बजाय बोले कुछ देर ये लोगों को, क्योंकि ये भी अपने ही बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि भाजपा आरएसएस के लोग भी ब्राह्मण ही लोग हैं। फर्क कोई नहीं पड़ता। कांग्रेस की जगह भाजपा आती है, भाजपा की जगह कांग्रेस आती है, मगर राज ब्राह्मणों का ही होता है। राज अलग नहीं होता है, राज उनका ही होता है। तो ये बात साथियों हमें ध्यान रखना होगा। ये लोकप्रिय वोटों से बनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम में घोटाला करके बनी हुई सरकार है और वोटों को चोरी करके या वोटों की खरीदी करके बनी हुई सरकार है। तो इस तरह से ये सरकार बना रहे हैं। लोगों को मालूम हो जाएगा, लोग विद्रोह करेंगे, इसलिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा अगर एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ओबीसी के लोग खुश होंगे और इस बदमाशी के विरोध में आंदोलन करने के लिए
ओबीसी आंदोलन करने वाले लोगों का साथ नहीं देगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। ये सारा खेल देश में हो रहा है साथियों, लगातार जागरण बढ़ रहा है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। और एक बात जानने और समझने की है, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अब क्या होता है। अब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। 2000 तक क्या होता था? 2000 तक एक खास बात होती थी, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था और तीसरी पार्टी आती थी, तीसरी शक्ति होती थी और तीसरी शक्ति का समर्थन लेके बीजेपी को और कांग्रेस को सरकार बनानी पड़ती थी और मजबूर होकर उनकी बातें माननी पड़ती थी। तो इसलिए इस मजबूरी को खत्म करने के लिए उन्होंने ईवीएम लाया। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि उन्होंने ये ईवीएम लाने के पीछे एक मकसद है और वो मकसद इन लोगों की सरकार बनाना है और किसी को पता भी चलने नहीं देना है। तो आपको खास बात बताना चाहता हूं, 2000 तक तीसरी शक्ति हुआ करती थी, ईवीएम आने के बाद तीसरी शक्ति कहां गायब हो गई? कभी सोचा हमारे लोगों ने? ये तीसरी शक्ति कहां गायब हो गई? अब ये या तो कांग्रेस आती है तो बीजेपी आती, बीजेपी आती कांग्रेस आती, दो ही हो गया, दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां। तीसरी शक्ति हुआ करती थी एससी एसटी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोग अभी भी भारत में ही है, यही तीसरी शक्ति है, यही तीसरी शक्ति निर्माण करते थे। वो तीसरी शक्ति कहां गई? कहां गई वो तीसरी शक्ति? ईवीएम के द्वारा वो तीसरी शक्ति उनके फेवर में यूज हो रही है, ये इस बात का सबूत है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा और ज्यादा संख्या में भविष्य में ईवीएम हटाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। अगर आप ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करोगे, वो भी देशव्यापी आंदोलन नहीं करोगे, तो आपका वोट का अधिकार 1848 से लेकर 1956 तक, बाबा साहब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण तक 108 साल का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बदौलत हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में, यूरोप में खून खराबा हुआ और बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब जाके वोट का अधिकार मिला। क्या आप बता सकते हैं भारत में वोट का अधिकार हासिल करने के लिए हमारे लोगों ने कोई आंदोलन किया? हमारे लोगों ने किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया। हमारे महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन निर्माण किया गया था, उसकी बदौलत बाबा साहब आंबेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया। और वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार है। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार है। पहले के जमाने में
तलवार चलाकर युद्ध होता था, खून खराबा होता था, लाखों लोग मारे जाते थे, तब राजा बनता था, तब राज मिलता था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अभी आपको कोई खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से लाइन लगाकर वोट डालकर अपने पसंद की सरकार बना सकते हो, मगर ईवीएम ने वो भी अधिकार छीन लिया। इसलिए आने वाले समय में ईवीएम हटाने के लिए और बैलेट पेपर लाने के लिए देशव्यापी आंदोलन करना होगा। हमारे पुरखों ने 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार हासिल करवाया। 108 साल ऐसे ही नहीं मिला। इसलिए हम लोगों को वोट का अधिकार बचाने के लिए अभी वोट का अधिकार है, ईवीएम में जाके गायब हो जाता है। वोट का अधिकार है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इस्लाम जी आप गलत बोल रहे हो, हम तो हर बार लाइन लगाते हैं, वोट डालते हैं और लाइन लगाकर वोट डालते हैं, आप बोलते हैं वोट का अधिकार खत्म हो गया। वो कैसे है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। वो अब पहले वोट का अधिकार डालने के पहले खत्म हो जाता था, अभी अंदर डालने के बाद खत्म होता है। अभी ईवीएम में डालने के बाद खत्म हो जाता है। ये हमारे लोगों को जानने की समझने की जरूरत है। मैं अभी करंट उदाहरण आपको दिया, सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में ग्राम पंचायत का चुनाव वाला मामला गया और चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और आमने सामने गिनती हुई। बीजेपी का सरपंच बन गया था, जो हार गया था वो सुप्रीम कोर्ट गया था। फिर आमने सामने गिनती हुई, बीजेपी का आदमी जीता हुआ हार गया, हारा हुआ जीत गया। इसका मतलब है ईवीएम में वोटों की गड़बड़ी होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है तो फिर तो हर जगह हो सकता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार हासिल किया था। वो वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार था। अभी आपको वोट का अधिकार है, शासक वर्ग बनने का अधिकार खत्म हो। केवल लाइन लगाकर वोट डालने का अधिकार है, शासक वर्ग बनने का अधिकार खत्म हो गया, ईवीएम की वजह खत्म हो गया। अब इसको बचाना कैसे, ये बताकर समाप्त करता हूं। 2030 तक 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन बनाना है। अगर आप 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन बनाते हो तो इस संगठन के आधार पर हम आप लोगों का ये जो वोट का अधिकार है, ये जो शासक बनने का अधिकार है, फिर से बहाल कर सकते हैं। और इसके द्वारा आंदोलन होगा। आंदोलन से क्या होगा, ईवीएम हट जाएगी 2030 के बाद। 15 लाख बूथ का आंदोलन होगा। जब आंदोलन होगा तो ईवीएम मशीन हट जाएगी। जब ईवीएम मशीन हट जाएगी तो बैलेट पेपर रहेगा। बैलेट पेपर रहेगा तो आपका वोट का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप
भारत का शासक वर्ग बन सकते हैं। तो शासक वर्ग बनने की पूर्व शर्त है 15 लाख बूथ पर संगठन बनाओ। संगठन बनते ही ईवीएम हटाने का आंदोलन शुरू होगा। ईवीएम हट जाएगी, आपका वोट बच जाएगा और बचे हुए वोट के